सिंह रावत का बयान सामने आया। हरक सिंह का कहना है कि सबके अनुरोध पर कांग्रेस में आया था। जब बीजेपी ने भी नहीं निकाला था तब सब बड़े नेताओं ने कांग्रेस में आने को कहा और पार्टी हाईकमान नहीं चाहता तो कांग्रेस में नहीं होते। इसके साथ ही हरक सिंह ने कहा कि अगर हमें सीट निकालनी है तो अभी से लगना होगा। जिला पंचायत विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा इलेक्शन है। अगर सीट जीतनी है तो आज से ही तैयारी करनी होगी। लोकसभा अगर हमें जीतनी है तो हमें आज से ही उसकी तैयारी करनी होगी और 1 साल के अंदर वातावरण ऐसा बनाना होगा कि हम चुनाव जीत सकते हैं। पर सर ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कांग्रेस? नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा था कि जब हम भारतीय जनता पार्टी में रहे तो 5 साल ऐसा कई बार ऐसा महसूस हुआ कि वो लोग कहीं भी हमको कांग्रेस समझते रहे। ये ठीक है, माने अमित शाह मोदी जी के स्तर पर या हाईकमान के स्तर पर ना हुआ वो, लेकिन लोकल स्तर पर वो लोग, देखिए, तो राजनीति है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने जिसको जहां जो मौका मिलता है उस तरह करता है। तो उस समय भी लोग ऐसे था और ऐसा नहीं है कांग्रेस में लोग बहुत आज, क्योंकि पार्टी हाईकमान से लेकर अगर देखिए पार्टी हाईकमान नहीं चाहता तो हम कांग्रेस में आते ही नहीं। तो अगर आज हम कांग्रेस में हैं तो उसमें सबकी सहमति है, उसमें हरीश रावत जी की भी सहमति है, उसमें प्रीतम भाई विपक्ष नेता थे, उसमें यशपाल आर्य की भी सहमति, खैर यशपाल आर्य तो नहीं थे उसमें, लेकिन गोदयाल जी की भी सहमति थी, उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे। तो प्रदेश संगठन से लेकर केंद्र के नेतृत्व तक अगर सहमति नहीं होती तो हम कांग्रेस में नहीं होते। लोकसभा चुनाव में पहले कांग्रेस में सियासत तेज हो गई, खासतौर पर हरिद्वार सीट को लेकर। हरीश रावत और हरक सिंह रावत आमने सामने हैं। हरक सिंह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वहीं हरीश रावत ने उन्हें 2016 की बगावत याद दिला दी है, जिस पर हरक सिंह ने भी जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 2016 में पूर्व सीएम हरीश रावत की सरकार गिराने वाले नेताओं में हरक सिंह रावत भी शामिल थे। 2022 में हरक सिंह रावत की भले ही कांग्रेस में एंट्री हो गई हो, पर हरीश रावत के मन में लगे जख्म आज भी हरे हैं। यही वजह है कि जब हरक सिंह रावत ने हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो हरीश रावत ने साफ कह दिया कि ये अपने चुनाव लड़ने की चिंता का वक्त नहीं है, पार्टी की चिंता का वक्त है। और अगर 2016 में सरकार नहीं गिराते तो आज कांग्रेस इस हाल में नहीं होती। देखिए, 2016 एक बहुत ही कटुतम अध्याय है। एक पापपूर्ण कूट रचना के जरिए सरकार गिराई गई और आज कांग्रेस का कार्यकर्ता 9 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, परेशान है, लोगों के काम धंधे छिन गए हैं। हरक सिंह रावत को आपकी सलाह सर? यदि मेरी सलाह मानते तो यहाँ तक स्थितियां नहीं आती और कांग्रेस आज सत्ता से बाहर नहीं। हरक सिंह को हरीश रावत माफ नहीं कर पा रहे हैं तो हरक सिंह ने भी सीधे शब्दों में अपनी बात कही है। हरक सिंह रावत का कहना है कि अब 2016 की बगावत की बात करना ठीक नहीं है, सबको 2024 लोकसभा चुनाव पर ध्यान देना चाहिए। हरक सिंह ने कहा कि अगर किसी को दिक्कत थी तो उस दिन बोलना चाहिए था जिस दिन मैं कांग्रेस में आया था। अब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बार बार अगर हम दोहराएंगे तो उसे एक तरफ हम कहें कि नहीं साहब, पार्टी को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, और एक तरफ हम 2016 की बात को दोहराने लगे हैं, एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करने लगे हैं, तो उससे पार्टी कमजोर, उससे पार्टी मजबूत तो होगी नहीं। भाई अगर कोई दिक्कत थी किसी को तो उस दिन, जिस दिन सम्मिलित करने की बात थी, उस दिन कह देते। हरीश रावत और हरक सिंह रावत को एक दूसरे का धुर विरोधी माना जाता है और ये विरोध दोनों नेताओं के बयानों में आज भी खुलकर नजर आता है। और हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव की बात को लेकर हरीश रावत और हरक सिंह रावत आमने सामने आ चुके हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है। इसके साथ ही 3000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जाहिर की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देखिए बर्फबारी, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश की तस्वीरें आप देखेंगे। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और ऐसे में जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। अगले साल 2023 में शुरू होने वाले 4 धाम यात्रा का संचालन राज्य सरकार नए 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप से प्रारंभ करेगी। इसकी तैयारियां पर्यटन विभाग ने कर ली है और 2023 में शुरू होने वाले 4 धाम यात्रा को राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए एक ही छत के नीचे ये यात्रा को संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए ऋषिकेश में लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से 3.5 एकड़ भूमि पर ट्रांजिट कैंप का निर्माण पूरा किया गया, जिसका निरीक्षण गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने किया और कहा कि इसके निर्माण से एक ही छत के नीचे यात्रियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ट्रांजिट कैंप में सारी सुविधाएं हैं सर। पार्किंग जैसे बड़े बसों की पार्किंग, छोटे कारों की पार्किंग, ऑफिस, हॉल। बाहर से यात्री जो आएंगे वो अंदर बिल्डिंग में विश्राम करेंगे। अच्छा, और कब तक आप इसे हैंड ओवर कर रहे हैं? सर 31 मार्च तक हैंड ओवर हो जाएगी, कंप्लीट हो। जी हाँ। 2023 की 4 धाम यात्रा में इस बार ऋषिकेश आने वाले तीर्थयात्रियों को ट्रांजिट कैंप की सुविधा मिलेगी। ट्रांजिट कैंप में सरकारी सुविधाओं के साथ साथ रहने, मौसम अपडेट, स्वास्थ्य एवं परिवहन की सारी सुविधाओं को दिया जाएगा। ट्रांजिट कैंप को 31 मार्च तक सरकार को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य तेजी से ऋषिकेश में चल रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। तो जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के बाद में कई एजेंसियां जोशीमठ में भूगर्भीय सर्वेक्षण का काम कर रही हैं। IIT रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट, NRI के साथ ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी लगातार जोशीमठ में सर्वे का काम कर रही है। इस पूरी रिपोर्ट को NDMA को सौंपा जाना है और इसके बाद में जोशीमठ में निर्माण कार्य किए जाएंगे। भविष्य में मास्टर प्लान के कार्य भी इसी रिपोर्ट के आधार पर तय किए जाएंगे। स्थानीय लोग भी मास्टर प्लान के कार्यों को सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही करेंगे। तो जोशीमठ में भविष्य में करवाने के बाद ही रिपोर्ट जमा, उसके बाद ही इस तरह के कार्य शुरू किए जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी का लोगों को सामना ना करना पड़े। वो जो सर्वे कर रहे हैं, अगर उनका सर्वे सही निकलता है और यहाँ पे भूधसाव रुकता है तो उनके सर्वे के अनुसार ही ट्रीटमेंट यहाँ पे जोशीमठ में होना चाहिए और जो भी निकट भविष्य में यहाँ पे नवनिर्माण होता है उन्हीं के आदेशानुसार वो नवनिर्माण होने चाहिए। इसमें तमाम वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, सिर्फ IIT रुड़की नहीं है, बहुत सारी चीजें। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और NGRI है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और इस तरह की संस्थाएं, वाडिया इंस्टीट्यूट है। तो सभी को अपना अपना एक उद्देश्य दिया हुआ है कि उनको किस उस पर रिसर्च करनी है और जो भी वो अपनी रिपोर्ट होंगी वो अंतरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट है।